संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। तिल की फसल से अधिक उपज लेने के लिए जरूरी सलाह। कड़कनाथ मुर्गियों का पालन अच्छी आय का जरिया। हमारे जिन किसानों ने समय से तिल की बुआई की है, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन की अवस्था पर है। लेकिन तिल का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना बेहद जरूरी होता है। तो तिल की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। तिल की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो देख रहे हैं आप लोग, तिल की फसल 40 से 45 दिन की है, जो कहीं कहीं 35 दिन की भी है। जो पहले फसल लग गई है वो 40 से 45 दिन की है और फ्लावरिंग की अवस्था में है। तो इस समय अपने को तिल में बहुत ही समसामयिक क्रियाओं को करना आवश्यक होता है। अगर इनको नहीं करते हैं तो उत्पादन अपना प्रभावित होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है खरपतवार प्रबंधन। आप लोगों ने एक बार पहले खरपतवार निकाल दिए हैं, जिसमें कुछ बचे हुए खरपतवार हैं या नहीं निकाल पाए हैं, उन खरपतवारों को आपको अभी निकालना होगा। तो उनको अपन हाथ से निकाल सकते हैं या खुरपी की सहायता से भी निकाल सकते हैं, पर उन्हें निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो उनके फूल आएंगे और फल बन के अपनी फसल में ही द्वारा खरपतवार फैलाएंगे और दाना भी अपना प्रभावित होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। और दूसरी चीज़ आती है इसमें सिंचाई और जल निकास। सिंचाई देखते हैं कि जहाँ सूखा लंबे समय तक पड़ रहा है वहाँ अपने को एक सिंचाई अवश्य देना चाहिए, क्योंकि फूल और फल बन रहे हैं। लेकिन सिंचाई जब दें जबकि वहाँ सूखा हो। सूखा नहीं है, नमी है, तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। और सिंचाई के साथ साथ इसमें अगर अधिक बरसात हो रही है, वहाँ पानी का भराव है, तो जल निकास अवश्य करें, क्योंकि अगर जल निकास नहीं करेंगे तो आपकी फसल में आर्द्र गलन, नीचे से पौधा गलने लगता है जिसे आर्द्र गलन कहते हैं, और आपका पौधा नष्ट हो जाता है। इसीलिए जल निकास भी बहुत आवश्यक होता है। कोशिश करें कि जहाँ रेतीली ज़मीन हो, जहाँ पानी निकल जाता हो, ऐसी ज़मीन में ही तिल को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसमें कीट और रोगों का भी प्रभाव अधिक रहता है। इन कीट और रोगों को नियंत्रण करना अपने को बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें 2-3 तरह के रोग देखने को अधिक मिलते हैं। तो एक का फाइलोडी नाम से रोग रहता है, जिसको तिल फाइलोडी बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती हैं और गोल हो जाती हैं, गुच्छानुमा बन जाती हैं। इसे तिल फाइलोडी कहते हैं। इसको रोकने के लिए आपको किसान भाइयों,
फाइल लोड़ी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं, ताकि रोग फैलाने वाली फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोनी के बाद छिड़काव करें। इसके साथ साथ ही इसमें एक और रोग रहता है जिसको अपन पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें सफ़ेद कलर का पाउडर जम जाता है। इसी का भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो आपका पौधा पाउडर से पूरी तरह से ग्रसित हो जाता है और वो बढ़ नहीं पाता है। तो और आपकी तिल की जो तेल का परसेंट है वो भी इससे प्रभावित होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए भी आपको सल्फेक्स पाउडर जो आता है उसकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल बना के आप उपयोग कर सकते हैं। कीटों की बात करें तो इसमें कई प्रकार के चूसने वाले, काटने वाले, जैसे आपकी इल्लियाँ रहती हैं जो कि सब हरे कलर की रहती हैं, वो लगती हैं। इसके बाद कट वर्म रहता है, तिल हॉक मौत नाम के कीट रहता है जो कि हरी इल्ली रहती है, मोड़ मोड़ के चलती है, वो उसको तिल हॉक मौत बोलते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें आपका चना को काटने वाली कट वर्म रहती है, फली को बेधने वाली फल वेदक भी रहती है जो कि फली के अंदर घुस जाती है और उसके दाने को अंदर से खा लेती है। इस प्रकार इसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनको अगर आप केमिकल नहीं उपयोग करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में आपको नीम ऑयल आता है जो कि जैविक रहता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। 5 ml मात्रा पर लीटर पानी में घोल बनाकर नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए अपने को क्लोरोपाइरीपास नाम की दवा 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, या इमीडा क्लोरोपिड नाम की दवा है, इसका 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको तिल के बारे में समसामयिक जानकारी दी गई है उन्हें आप अपनाकर अधिक तिल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पर लापरवाही के आरोप। अपने 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे जगदलपुर एयरपोर्ट में जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। धर्मपुरा पीजी कॉलेज के युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल। चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। 2 सितंबर को राहुल, 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे खड़गे, 19 अगस्त को वेणुगोपाल रायपुर में लेंगे बैठक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। नॉनवेज फूड में चिकन को उसके बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अपने लजीज स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण मशहूर हो चुके कड़कनाथ मुर्गे की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह मुर्गे की एक ऐसी नस्ल है जो कि पूरी तरह काली होती है और इसलिए इसे कालामासी भी कहते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान कड़कनाथ मुर्गे का पालन कर आसानी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। किसान भाइयों नमस्कार। और जैसा कि अभी बहुत ही ज़्यादा बाज़ार के अंदर में कड़कनाथ का प्रचलन हुआ है और कड़कनाथ में तो एक विशेष तरह की मुर्गी समझकर इसमें ज़्यादा लाभ लिया जाता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में
शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जहाँ तक कड़कनाथ की बात है तो कड़कनाथ पहले झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ की प्रजाति है यह, जो कि भारतवर्ष में करीब करीब हर जगह पर इसका पालन शुरू कराया गया ताकि इसको कंजर्व भी किया जा सके और इससे हमारे मुर्गी पालकों को अधिक लाभ मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कड़कनाथ का गुण यही है, कह सकते हैं कि उसकी पहचान यही है कि ये काले रंग का इसका पूरा पंख होता है और साथ में अगर आप मांस को भी अगर इसे ये करते हैं तो मांस का रंग भी कालापन लिया हुआ होता है। मांस के अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं, खास करके हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन तक भी इसमें पर्पल कलर जिसको हम कहते हैं वो उस रंग का होता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चरी बड़े चाव से खाते हैं। जहाँ तक है कि बात की कड़कनाथ के रख रखाव में, तो जो भी मुर्गी पालक है जो मुर्गियों के लिए घर बनाते हैं उसी प्रकार का घर इनका भी बनेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा वजन की हो जाएंगी या इनके साथ ये तो इनको भी आप उसी तरह से एक मुर्गियों के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट जगह पे दे करके आप जितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं उसी प्रकार से घर बना सकते हैं। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक खान पान की बात है तो इसमें भी हम स्टार्टर से लेकर स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर 3 प्रकार के दाना फार्म में जिस प्रकार से रख के खिलाते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। और अच्छा होगा हमारे ज़्यादा लाभ लेने के लिए अगर मुर्गी पालक या जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो अपने फार्म के आगे एक जाली से घेर कर एक नेट बना करके इनको चरने के लिए छोड़ें ताकि आपके दाने का खर्च कम हो सकेगा, क्योंकि ये बाहर के चीज़ों को घास, पत्ते, मिट्टी से खा करके भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप आधा दाना का ही व्यवस्था कीजिए और आधा इसको प्रयास कीजिए कि चरा करके आप इसका प्रयोग में ला सकें। और ये मुर्गियां अंडे और मांस दोनों के लिए उचित हैं। इससे आप अंडे भी प्राप्त करेंगे। ये भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर के इसके अंडे होते हैं और इसके अगर आप चूजा निकाल सकिए तो जो देसी मुर्गियों के साथ जो मुर्गियां, ये भी मुर्गियां कुड़ुक भी होती हैं यानी कि अंडे सेने के लिए तैयार होती हैं, तो इनको आप अंडे के ऊपर में बिठा करके भी आप चूजे निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कड़कनाथ के फार्मिंग अब आप शुरू कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चैनल्स। दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कसा तंज, कहा कि बीजेपी में दिन रात चल रही बैठक उनकी बैठक बंद कमरे तक ही सीमित।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा आज बिलासपुर दौरे पर। कांग्रेस के बड़े नेताओं से करेंगी मुलाकात। चुनावी रणनीतियों पर बड़े नेताओं से करेंगी चर्चा। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में फैसला। उम्मीदवारों के चयन पर कुमारी शैलजा का बयान। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जारी होगी पहली लिस्ट। चुनाव से पहले एससी वर्ग को साधने में जुटी बीजेपी। आज से अलग अलग जिलों में अभियान। अलग अलग उपजातियों के प्रमुखों को जोड़ने का होगा काम। बिलासपुर में फिर चला नगर निगम का बुलडोजर। अजीत अपार्टमेंट रोड में हटाया गया अतिक्रमण। नगर निगम की कार्यवाही से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने 7 निजी पैरामेडिकल कॉलेजों को दी मान्यता। मान्यता प्राप्त कॉलेज होंगे संचालित। बगैर मान्यता प्राप्त संस्थानों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश में 25 से अधिक फर्जी कॉलेज संचालित। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला ग्वालियर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में घने बादल छाए रहने व वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने और हवा लगभग 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम को देखते हुए फसलों और सब्जियों में अतिरिक्त वर्षा जल को निकालने की व्यवस्था करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय फसलों व सब्जियों में कीट रोग नियंत्रण के लिए दवाओं के स्प्रे व उर्वरकों को अभी मौसम साफ होने तक स्थगित करें। बाजरा की फसल में चौड़ी पत्ती व संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D साथ में एट्राजिन दवा की क्रमशः 250 और 500 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। धान की फसल की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए बिस्पायरी बैग सोडियम 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इस समय खरपतवार नियंत्रण करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए जब फसल 20 से 25 दिन की अवस्था की हो जाए तब इमेजाथाई पर 1 लीटर दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। खरीफ मूंग और उर्द में अतिरिक्त वर्षा जल निकास की व्यवस्था करें और साफ मौसम होने पर खरपतवार नियंत्रण करें। मूंग और उर्द की फसल में पीला मोज़ेक रोग से बचाव के लिए थायोमेथाक्साम WS दवा की 1 ग्राम मात्रा प्रति 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय अरहर की फसल में जल निकास की व्यवस्था करें। टमाटर की फसल में रस चूसक कीट यानी थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.35 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च व खरीफ प्याज की बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें व कीट व्याधि की सतत निगरानी करते रहें। फूल गोभी में डायमंड बैग माथ कीट के नियंत्रण के लिए जैविक फफूंदनाशक विवेरिया बैसियाना 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। भिंडी की फसल में तना व फल छेदक इल्ली की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेड 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए फलदार पौधे लगाने के लिए तैयार किए गए गड्ढों में आम, अमरूद, नींबू आदि के पौधों की रोपाई करें और अतिरिक्त वर्षा जल भराव न हो सके इसके लिए जल निकास की व्यवस्था करें। इस समय पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पशुशाला को सूखा व साफ रखें व मक्खियों से बचाव के लिए पशुशाला के फर्श पर नियमित सफाई के बाद फिनाइल का छिड़काव करें। इस समय गाभिन भैंसों और गायों को परजीवियों से बचाव के लिए डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़ों को मारने की दवा
फेल्मेंडाजोल 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से खिलाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दीवरा जिला रीवा के किसान नयन पटेल ने। आप अमरूद के नए पौधे तैयार करने के बारे में समस्त जानकारी चाहते हैं तो नयन पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आज हम लोग बात करेंगे अमरूद का पौधा का प्रवर्धन कैसे करना है। तो अमरूद का पौधा हम बहुत आसान तरीक़ा से गुट्टी विधि से तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी का समय जो है चल रहा है, तो इस माह में हम लोग इसका प्रवर्धन कार्य जो है वो कर सकते हैं। अगर आप गुट्टी विधि से नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो फसल की उन्नत किस्मों का चुनाव करें जिससे अधिक पैदावार मिल सके, ताकि बाजार में पौध का अच्छा बाजार भाव मिले। किसानों में जिन प्रजातियों के पौधों की मांग अधिक हो उसी पौध को तैयार करना उचित रहता है। जिन पौधों की नर्सरी गुटी विधि से तैयार होती है उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो है अमरूद का पौधा जो मातृ पौधा होगा उसका हम बहुत अच्छे से चयन करते हैं। तो उसमें हम क्या क्या पॉइंट देखते हैं कि जो स्वस्थ पौधा हो, जिसका टहनी अच्छा हो, जो बीमार नहीं है, तो ऐसा पौधा को हम चयन करते हैं। और उसके बाद हम टहनी चयन करते हैं कि कौन सा टहनी में हम लोग को गुट्टी बांधना है। तो किसान भाई, मैं बताना चाहूँगी कि जो टहनी है वो 1 साल पुराना होना चाहिए और उसका जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो 2 गांठ है, गांठ हम आप लोग जानते हैं, तो जो 2 गांठ है, 2 गांठ के बीच में क्या करते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाते हैं और उसका जो छिलका बोलते हैं उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद सफ़ेद रंग का कैम्बियम बोलते हैं हम, साइंटिफिकली इसको वैज्ञानिक नाम से जानते हैं, वो निकल के आता है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से छील के हम उसमें जो मिट्टी मिक्सचर है वो लगाते हैं। देखिए मार्केट में स्फैग्नम मॉस बोल करके एक मीडिया आता है, उसको बस पानी में हल्का भिगा के भी हम तैयार कर सकते हैं इसका मिक्सचर। और या फिर अगर हम लोग को बनाना है तो उसमें हम तैयार कर सकते हैं 60% कोकोपीट और 30% जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी और 10% क्या है, कोई भी वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे जो केचुआ की खाद है, या फिर सड़ा हुआ गोबर का खाद भी हम ले सकते हैं। तो ये तीनों को बड़ा अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको गीला करके ऐसे हाथ में बॉल शेप में बना लेंगे। और जो मिक्सचर हम यूज़ करते हैं वो मिक्सचर बहुत ही नरम होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें जड़ आसानी से बन पाए और हल्का सा नमी भी उसमें होना चाहिए। और जब हम पूरा उसको मिक्सचर को वहाँ पे लगाने के बाद जब पॉलीथीन शीट उसमें लगाएंगे तो बहुत अच्छे से टाइट बांधना है, इसलिए ताकि बाहर का बारिश का पानी या फिर कोई भी पानी उसके अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो सड़ जाएगा, उसमें जड़ नहीं बनेगा। तो हम टहनी चयन कर लिए। उसके बाद 2 गांठ के बीच में हम लोग चीरा भी लगा दिए 3 सेंटीमीटर लंबा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो है मिट्टी का जो मिश्रण हम तैयार किए हैं, बॉल के शेप में बनाए हैं, वो उसको हम बिल्कुल ऐसे तरह, अगर आप देख सकते तो दिखा दूंगी, ऐसे तरह इसको लगा देंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास सुतली होगा, सुतली से उसका दो भाग जो है, 2 गांठ जो है अच्छा से बांध देंगे। उसके बाद जो अमरूद में 30 से 40 दिन लगता है इसमें जड़ आने के लिए। किसान भाइयों, वृक्षों में नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए यह भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा के छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेस यानी NAA का लेप अवश्य लगाएं। शाखा के कटे भाग पर मिट्टी को लगाकर पॉलीथीन से जरूर बांध दें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को
पुराने यानी मातृ वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। उसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। तो 30 से 40 दिन बाद उसमें सफ़ेद रंग का जड़ दिखाई देगा। जैसे ही बहुत अच्छा से जड़ दिखाई देगा, उसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी में उसका पन्नी खोल के उसके बाद उसको मिट्टी में अच्छा से और भी थोड़ा सा मिट्टी डाल के, या फिर आप पॉट में भी लगा सकते हैं या फिर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और दूसरी सावधानी ये अवलंबन करना है कि जब हम कट करेंगे, कट करने के बाद ही उसमें पॉलीथीन का शीट निकालना है, उसके पहले नहीं। और तीसरी ये सावधानी है कि जो नाइफ से, जो चाकू से हम कट करेंगे, वो चाकू बिल्कुल एकदम बीमारी मुक्त होना चाहिए। इसलिए उसको पहले कोई भी अल्कोहल या फिर कोई डिसइंफेक्टेंट से उसको बहुत अच्छे से उसको थोड़ा सा वॉश करके उसके बाद ही उसमें चीरा लगाएंगे, इसलिए ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें